दोस्तों, आज हमारी ये वीडियो दोस्तों से जुड़ने और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के बारे में है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास अधिक से अधिक दोस्त होने चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का तरीका हमारे पास नहीं होता। आज की वीडियो में हम आपको डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में बताने जा रहे हैं। इस किताब में डेल कार्नेगी ने बहुत से ऐसे तरीके बताए हैं जो आपको दोस्तों को आकर्षित करने और उन्हें अपनी तरफ लगाने में मदद करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप इससे कुछ न कुछ नया सीखेंगे। डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 1 के अध्याय 1 का शीर्षक है इफ यू वांट टू गैदर हनी डोंट पिक ओवर द बीहाइव। इस अध्याय में कार्नेगी आलोचना से बचने के महत्व और इसके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर जोर देता है। अध्याय बी एफ स्किनर नाम के एक व्यक्ति के बारे में एक कहानी से शुरू होता है जो एक व्यवहारवादी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। स्किनर जानवरों, विशेषकर चूहों और कबूतरों पर अपने शोध के लिए जाने जाते थे। एक प्रयोग में उन्होंने एक भूखे चूहे को एक लीवर के साथ एक बॉक्स में रखा जिसे दबाने पर भोजन निकल जाएगा। जब भी भूख लगती है तो चूहे जल्दी से लीवर को दबाना सीख जाते हैं और स्किनर का मानना था कि यह इस बात का सबूत है कि सुदृढ़ीकरण के माध्यम से व्यवहार को कैसे संशोधित किया जा सकता है। हालांकि स्किनर के सिद्धांतों और प्रयोगों को उनके सहयोगियों ने हमेशा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया। कार्नेगी बताते हैं कि बहुत से लोग जब आलोचना या अस्वीकृति का सामना करते हैं रक्षात्मक और बंद दिमाग वाले हो जाते हैं। वे हमला महसूस कर सकते हैं और नए विचारों या प्रतिक्रिया के प्रति कम ग्रहणशील हो सकते हैं। ये प्रभावी संचार और सहयोग के लिए अवरोध पैदा कर सकता है। कार्नेगी तब आलोचना से बचने के महत्व पर चर्चा करता है और अपराध किए बिना प्रतिक्रिया देने के तरीके ढूंढता है। उनका तर्क है कि लोग आलोचना और दोषारोपण की तुलना में प्रशंसा और प्रोत्साहन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की अधिक संभावना रखते हैं। किसी की कमजोरियों या गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय किसी की ताकत और उपलब्धियों को उजागर करके हम संबंध बना सकते हैं और सकारात्मक रिश्ते को बढ़ावा दे सकते हैं। कार्नेगी का यह भी सुझाव है कि हमें चीज़ों को दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए। उनके दृष्टिकोण को समझने और उनकी भावनाओं को स्वीकार करने से हम सहानुभूति और समझ की भावना पैदा कर सकते हैं जिससे अधिक उत्पादक और सम्मानजनक बातचीत हो सकती है। अध्याय लोगों को संभालने के सिद्धांतों की एक सूची के साथ समाप्त होता है जिसमें आलोचना से बचना, ईमानदारी और ईमानदारी से सराहना करना और दूसरों की राय के लिए सम्मान दिखाना शामिल है। ये सिद्धांत पुस्तक के संदेश की नींव हैं और पाठकों को दूसरों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कुल मिलाकर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 1 का अध्याय एक आलोचना और नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचने के महत्व पर जोर देता है और इसके बजाय प्रशंसा, सहानुभूति और समझ के माध्यम से सकारात्मक संबंध बनाने के तरीके खोजने पर जोर देता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर पाठक अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में सुधार कर सकते हैं और अधिक प्रभावी संचारक और नेता बन सकते हैं। अध्याय 2 का शीर्षक लोगों के साथ व्यवहार करने का बड़ा रहस्य है। इस अध्याय में कार्नेगी प्रशंसा की शक्ति को समझने और उपयोग करने के महत्व पर चर्चा करता है। उनका तर्क है कि लोग सराहना चाहते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करेंगे। इसलिए यदि आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको उनके प्रयासों, उपलब्धियों और गुणों की प्रशंसा करके उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना चाहिए। कार्नेगी कार्रवाई में प्रशंसा की शक्ति के कई उदाहरणों का हवाला देते हैं जिसमें यह भी शामिल है कि उनकी सार्वजनिक बोलने वाली कक्षा में उनकी एक साधारण तारीफ ने एक कठिन छात्र के व्यवहार को कैसे बदल दिया। वह एक कहानी भी साझा करता है कि कैसे एक पर्यवेक्षक ने अपने कर्मचारियों के मनोबल और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशंसा का उपयोग किया जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के मुनाफे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि कार्नेगी चेतावनी देते हैं कि प्रभावी होने के लिए प्रशंसा वास्तविक और विशिष्ट होनी चाहिए। खोखली चापलूसी किसी का दिल नहीं जीत पाएगी और अस्पष्ट तारीफों को कपटपूर्ण माना जा सकता है। इसके बजाय वह उन विशिष्ट गुणों या उपलब्धियों की पहचान करने का सुझाव देता है जिनकी आप प्रशंसा करते हैं और ईमानदारी से अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं। इसके अलावा कार्नेगी पाठकों को सलाह देते हैं कि जब भी संभव हो आलोचना से बचें। उनका तर्क है कि आलोचना केवल आक्रोश और रक्षात्मकता को जन्म देती है जबकि प्रशंसा प्रेरित और प्रेरित कर सकती है। यदि आलोचना आवश्यक है तो कार्नेगी रचनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से ऐसा करने की सलाह देते हैं। अंत में कार्नेगी जोर देते हैं कि प्रशंसा की शक्ति दूसरों को प्रभावित करने से परे फैली हुई है। उनका सुझाव है कि नियमित रूप से प्रशंसा और आभार व्यक्त करने से स्वयं की मनोदशा और समग्र कल्याण में भी सुधार हो सकता है। कुल मिलाकर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अध्याय 2 पारस्परिक संबंधों में प्रशंसा की शक्ति को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है और दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए इस शक्ति का उपयोग करने के तरीके पर व्यवहारिक सलाह देता है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के तीसरे अध्याय का शीर्षक है वह जो ऐसा कर सकता है उसके पास पूरी दुनिया है।
वह जो अकेले रास्ते पर नहीं चल सकता। यह अध्याय दूसरों के साथ जुड़ने और उन्हें प्रभावित करने में सक्षम होने के महत्व पर जोर देता है और ऐसा करने से जीवन में सफलता और पूर्णता कैसे प्राप्त हो सकती है। यह अध्याय इस बात पर ध्यान देने के साथ शुरू होता है कि बहुत से लोग जीवन को अलग थलग और अकेला महसूस करते हैं, भले ही उनके कई परिचित या सहकर्मी हों। लेखक का तर्क है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें दूसरों के साथ सही मायने में जुड़ने और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराने की क्षमता का अभाव है। फिर वह फ्रैंक बेचर नाम के एक व्यक्ति के बारे में एक किस्सा साझा करता है जिसमें ये क्षमता थी और वह आसानी से दोस्त बनाने में सक्षम था। लेखक के अनुसार बेचर का रहस्य वास्तव में दूसरों को सुनने और उन्हें मूल्यवान महसूस कराने की उनकी क्षमता थी। वह लोगों के नाम, रुचियों और सरोकारों को याद रखता था और इस ज्ञान का उपयोग संबंध बनाने के लिए करता था। ऐसा करने से वह उन लोगों पर जीत हासिल करने में सक्षम था जो शुरू में झिझकते थे या संदेह करते थे, और दोस्तों और संपर्कों का एक विस्तृत नेटवर्क बनाते थे। इसके बाद लेखक इस कौशल को विकसित करने के लिए कुछ सुझाव प्रदान करता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वह दूसरों को सुनने और उन्हें जो कहना है उसमें वास्तविक रुचि दिखाने के महत्व पर जोर देता है। इसका मतलब है अपनी चिंताओं को अलग रखना और वास्तव में दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना। वह लोगों के नामों का बार बार उपयोग करने और उनके जीवन के विवरणों को याद रखने का भी सुझाव देता है। लेखक ये भी नोट करता है कि दूसरों की आलोचना करने या तर्क वितर्क में उलझने से बचना महत्वपूर्ण है। इसके बजाय वह आम जमीन खोजने और समस्याओं के समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने की सलाह देते हैं। ऐसा करके व्यक्ति दूसरों के साथ सौहार्द और विश्वास की भावना पैदा कर सकता है। अंत में लेखक सकारात्मक और उत्साहित होने के महत्व पर जोर देता है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाते हैं। इन गुणों को विकसित करके व्यक्ति सफलता और प्रभाव का चुंबक बन सकता है। संक्षेप में, भाग 1 अध्याय 3 हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सभी दूसरों के साथ जुड़ने और मजबूत रिश्ते बनाने के महत्व के बारे में है। सुनने के कौशल को विकसित करके दूसरों के बारे में विवरण याद रखना, सामान्य आधार खोजना और सकारात्मक बने रहना दुनिया में एक शक्तिशाली शक्ति बन सकता है और जीवन में सफलता और पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भाग 2 लोगों को आपको पसंद करने के 6 तरीके। एक अच्छा प्रभाव बनाने का एक सरल तरीका, मुस्कान। इस अध्याय में कार्नेगी सकारात्मक पहली छाप बनाने में मुस्कान की शक्ति पर जोर देते हैं। कार्नेगी एक सफल अभिनेता जॉर्ज एलिस नाम के एक व्यक्ति की कहानी को याद करते हुए शुरू होता है, जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक शख्सियतों को चित्रित करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एलिस से पूछा गया कि वह क्या सोचता है कि एक सफल अभिनेता बनने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। उनकी प्रतिक्रिया सरल थी, एक अभिनेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास एक अच्छी मुस्कान हो। कार्नेगी आगे बताते हैं कि मुस्कान इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। उनका तर्क है कि मुस्कान दया की सार्वभौमिक भाषा है और बाधाओं को तोड़ने और लोगों के बीच संबंध की भावना पैदा करने में मदद कर सकती है। एक मुस्कान दूसरों को सहज कर सकती है और उन्हें सहज महसूस करा सकती है, जो सामाजिक परिस्थितियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कार्नेगी यह भी बताते हैं कि मुस्कान संक्रामक होती है। जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग अपनी ही मुस्कान के साथ जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। ये सकारात्मक फीडबैक लूप बनाने में मदद कर सकता है, जहां सामाजिक सेटिंग में हर कोई मुस्कुरा रहा है और खुश महसूस कर रहा है। एक मुस्कान की शक्ति को समझाने के लिए कार्नेगी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा करता है जिसे एक नए शहर में दोस्त बनाने में कठिनाई हो रही थी। उसने लोगों से मिलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ शहर में घूमने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में लोग उसके पास आने लगे और बातचीत करने लगे। उनकी मुस्कान ने उन्हें मिलनसार और पसंद करने योग्य बना दिया था और वे दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने में सक्षम थे। कार्नेगी ने पाठकों से अधिक बार मुस्कुराने का अभ्यास करने का आग्रह करते हुए अध्याय का समापन किया। उनका सुझाव है कि जब हम नए लोगों से मिलते हैं, जब हम फोन पर बात करते हैं और जब हम अकेले होते हैं तब भी मुस्कुराने का सचेत प्रयास करते हैं। ऐसा करके हम जीवन पर अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकते हैं और अधिक सकारात्मक अनुभवों और संबंधों को आकर्षित कर सकते हैं। संक्षेप में, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का भाग 2 अध्याय 2 एक सकारात्मक पहली छाप बनाने और मजबूत संबंधों के निर्माण में मुस्कान के महत्व पर जोर देता है। कार्नेगी का तर्क है कि मुस्कान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें बाधाओं को तोड़ने, संबंध बनाने और खुशी फैलाने में मदद कर सकता है। अधिक बार मुस्कुराने का अभ्यास करके हम अपने सामाजिक कौशल में सुधार कर सकते हैं, अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 2 अध्याय 3 का शीर्षक है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परेशानी के लिए तैयार हैं। इस अध्याय में कार्नेगी दूसरे लोगों को सुनने और उनके दृष्टिकोण को समझने के महत्व पर जोर देता है।
कार्नेगी इस बात की ओर इशारा करते हुए शुरू करते हैं कि बहुत से लोग दूसरों के दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझे बिना जल्दी से उनका न्याय कर लेते हैं। वह कहते हैं कि यह एक बड़ी गलती है क्योंकि इससे गलतफहमी, संघर्ष और प्रभावी संचार की कमी होती है। इन समस्याओं से बचने के लिए कार्नेगी सुझाव देते हैं कि लोगों को चीज़ों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सक्रिय रूप से सुनने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना, अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछना और उनकी भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने की कोशिश करना। कार्नेगी कई उदाहरण प्रदान करता है कि बेहतर संबंध बनाने और संघर्षों को हल करने के लिए सक्रिय श्रवण का उपयोग कैसे किया जा सकता है। उन्होंने ध्यान दिया कि दूसरों को सुनकर और उनके दृष्टिकोण को समझकर सामान्य आधार खोजना और पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधानों तक पहुंचना संभव है। सक्रिय रूप से सुनने के अलावा कार्नेगी दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने के महत्व पर भी जोर देते हैं। वह नोट करता है कि लोग उन लोगों को सुनने और उनका सम्मान करने की अधिक संभावना रखते हैं जो उनके साथ दया और समझ के साथ व्यवहार करते हैं। अपने बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कार्नेगी एक व्यावसायिक कार्यकारी के बारे में एक कहानी साझा करता है जो अपने कर्मचारियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करके और उनकी चिंताओं को सक्रिय रूप से सुनकर एक असफल कंपनी को बदलने में सक्षम था। कुल मिलाकर इस अध्याय में कार्नेगी का संदेश स्पष्ट है, यदि आप व्यवसाय और जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको दूसरों की बात सुनने और उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा करके आप बेहतर संबंध बना सकते हैं, विवाद सुलझा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। संचार में सक्रिय रूप से सुनने और समझने के महत्व पर एक अच्छा संवादी बनने का आसान तरीका जोर देता है। यह अध्याय ये कहते हुए शुरू होता है कि अधिकांश लोग प्राथमिक रूप से अपने हितों, इच्छाओं और समस्याओं से सरोकार रखते हैं। इसलिए एक अच्छा संवादी बनने की कुंजी अन्य लोगों, उनके अनुभवों और उनकी चिंताओं में वास्तव में दिलचस्पी लेना है। कार्नेगी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई व्यवहारिक तकनीकों का सुझाव देते हैं। एक तो खुले अंत वाले प्रश्न पूछना है जो दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए पूछने के बजाय क्या आपको अपना काम पसंद है, पूछें आप अपने काम के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं। ये दूसरे व्यक्ति को अधिक विवरण और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। एक अन्य तकनीक दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को सक्रिय रूप से सुनना है, बिना किसी बाधा के या बातचीत को अपने हितों की ओर ले जाने की कोशिश करना। ये सम्मान और वास्तविक रुचि दिखाता है जो संबंध और विश्वास बनाने में मदद कर सकता है। कार्नेगी यह भी सलाह देते हैं कि दूसरे व्यक्ति के अनुभवों के प्रति उत्साह और सहानुभूति दिखाना आवश्यक है। उनकी सफलताओं का जश्न मनाएं, उनकी असफलताओं का आभार व्यक्त करें और उनके आनंद और उत्साह में हिस्सा लें। इसके अलावा कार्नेगी सुझाव देते हैं कि लोगों को हर बातचीत से सीखने को प्राथमिकता देनी चाहिए। वह लोगों को सलाह देता है कि वे नोट्स लें और उन चीज़ों का अध्ययन करें जिनके बारे में अन्य लोग भावुक हैं, जो उनके स्वयं के ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अंत में अध्याय ये कहते हुए समाप्त होता है कि एक अच्छा संवादी बनने के लिए अभ्यास, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। लोगों को गलतियां करने के लिए तैयार रहना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और अपने संचार कौशल में सुधार करते रहना चाहिए। कुल मिलाकर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 2 अध्याय 3 में कार्नेगी की सलाह मजबूत रिश्ते बनाने और एक सफल संचारक बनने में सक्रिय सुनने, सहानुभूति और जिज्ञासा के महत्व पर जोर देती है। डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के अध्याय 4 का शीर्षक हाउ टू इंटरेस्ट पीपल है। इस अध्याय में कार्नेगी बताते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने और मनाने के लिए हमें सबसे पहले उनका ध्यान आकर्षित करने और हमें जो कहना है उसमें रुचि पैदा करने में सक्षम होना चाहिए। कार्नेगी अन्य लोगों में वास्तव में दिलचस्पी लेने के महत्व पर जोर देकर अध्याय शुरू करता है। उनका तर्क है कि हम दूसरों से केवल तभी उम्मीद कर सकते हैं कि वे हमें रुचि लें यदि हम पहले उनमें वास्तविक रुचि दिखाते हैं। ऐसा करने के लिए वह दूसरे व्यक्ति के हितों, शौक और अनुभवों के बारे में प्रश्न पूछने और उनकी प्रतिक्रियाओं को सक्रिय रूप से सुनने का सुझाव देता है। कार्नेगी का अगला मुख्य बिंदु लोगों के स्वार्थ को आकर्षित करने का महत्व है। उनका तर्क है कि लोग मुख्य रूप से अपने स्वार्थ से प्रेरित होते हैं और हमें जो कहना है उसमें अधिक रुचि होगी यदि हम ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि इससे उन्हें कैसे लाभ होता है। यह उन तरीकों को उजागर करके प्राप्त किया जा सकता है जिसमें हमारे विचार या प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं या किसी तरह से अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद कार्नेगी हमें जो कहना है उसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए कई व्यवहारिक सुझाव देते हैं। इसमें शामिल है प्रशंसा और ईमानदारी से प्रशंसा के साथ शुरुआत करें। लोग मूल्यवान और सराहना महसूस करना पसंद करते हैं। एक वास्तविक प्रशंसा या प्रशंसा की अभिव्यक्ति के साथ बातचीत शुरू करने से एक सकारात्मक स्वर स्थापित करने और हमें जो कहना है उसमें रुचि पैदा करने में मदद मिल सकती है। जिज्ञासा जगाना, लोग स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और नई चीजें सीखने का आनंद लेते हैं।
जानकारी को इस तरह से प्रस्तुत करके जो साजिश या रहस्य की भावना पैदा करता है, हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और हमें जो कहना है उसमें रुचि पैदा कर सकते हैं। कहानी सुनाने का उपयोग करें। मनुष्य हजारों वर्षों से कहानियां सुनाता आ रहा है और स्वाभाविक रूप से कथा के प्रति आकर्षित होता है। अपने विचारों या प्रस्तावों को एक सम्मोहक कहानी या उपाख्यान के भीतर रखकर हम उन्हें और अधिक रोचक और आकर्षक बना सकते हैं। ज्वलंत भाषा और कल्पना का प्रयोग करें। ज्वलंत भाषा और वर्णनात्मक इमेजरी का प्रयोग हमारे विचारों को अधिक मूर्त और यादगार बनाने में मदद कर सकता है। अमूर्त या जटिल अवधारणाओं को व्यक्त करने का प्रयास करते समय यह विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। लाभ पर ध्यान केंद्रित करें, सुविधाओं पर नहीं। लोगों की रुचि इस बात में अधिक होती है कि कोई चीज़ उन्हें कैसे लाभ पहुंचा सकती है, बजाय इसके कि वे इसकी विशेषताओं या विशिष्टताओं में हैं। अपने विचारों या प्रस्तावों के लाभों को उजागर करके हम उन्हें और अधिक सम्मोहक और दिलचस्प बना सकते हैं। कुल मिलाकर इस अध्याय में कार्नेगी का मुख्य संदेश यह है कि दूसरों को प्रभावित करने और राजी करने के लिए हमें सबसे पहले उनका ध्यान आकर्षित करने और हमें जो कहना है उसमें रुचि पैदा करने में सक्षम होना चाहिए। अन्य लोगों में वास्तव में दिलचस्पी लेने से, उनके स्वार्थ के लिए अपील करने से और रुचि पैदा करने के लिए व्यवहारिक युक्तियों का उपयोग करके हम अधिक प्रभावी संचारक और प्रभावित करने वाले बन सकते हैं। भाग 2 डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के अध्याय 5 का शीर्षक है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंट। इस अध्याय में कार्नेगी व्यवहारिक सलाह देते हैं कि आप जिन लोगों से मिलते हैं उनके साथ सकारात्मक संबंध कैसे बनाएं और उन्हें तुरंत अपने जैसा बना लें। कार्नेगी ने एक अच्छी पहली छाप बनाने के महत्व पर बल देते हुए अध्याय की शुरुआत की। वह बताते हैं कि लोग अक्सर दूसरों से मिलने के पहले कुछ सेकंड के भीतर ही उनकी छाप बना देते हैं और उस छाप को बदलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए शुरुआत से ही सकारात्मक प्रभाव पैदा करना महत्वपूर्ण है। कार्नेगी ऐसा करने के तरीके पर कई सुझाव प्रदान करता है। पहला है ईमानदारी से मुस्कुराना। एक सकारात्मक मुस्कान बनाने और लोगों को अपने आसपास सहज महसूस कराने में एक ईमानदार मुस्कान एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। उन्होंने कहा कि मुस्कान एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे सभी संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा समझा जा सकता है। दूसरी युक्ति है लोगों के नामों को याद रखना और उनका उपयोग करना। कार्नेगी बताते हैं कि एक व्यक्ति का नाम उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है और इसका उपयोग करने से परिचित होने और तालमेल बनाने में मदद मिल सकती है। उनका सुझाव है कि जब आप पहली बार किसी से मिलें तो उनका नाम दोहराएं ताकि इसे याद रखने में मदद मिल सके। कार्नेगी की तीसरी सलाह एक अच्छा श्रोता बनना है। वह बोलने के लिए केवल अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देने के महत्व पर जोर देते हैं। वह खुले अंत वाले प्रश्न पूछने और दूसरे व्यक्ति के विचारों और अनुभवों में वास्तविक रुचि व्यक्त करने का सुझाव देता है। कार्नेगी द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अन्य टिप लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए है। वह बताते हैं कि हर कोई महत्वपूर्ण और सराहना महसूस करना चाहता है और यह कि दूसरों के लिए वास्तविक प्रशंसा और सम्मान व्यक्त करके आप एक सकारात्मक प्रभाव बना सकते हैं और लोगों को अपने बारे में अच्छा महसूस करा सकते हैं। कार्नेगी लोगों के साथ आम जमीन खोजने का भी सुझाव देते हैं। वह बताते हैं कि हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे समान हैं, इसलिए साझा रुचियां या अनुभव ढूंढने से कनेक्शन बनाने में मदद मिल सकती है और लोग आपके आसपास सहज महसूस कर सकते हैं। अंत में कार्नेगी सकारात्मक और उत्साहित रहने के महत्व पर बल देते हैं। उन्होंने कहा कि लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह से बाहर निकलते हैं। जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करके और एक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखकर आप एक सकारात्मक छाप बना सकते हैं और लोगों को अपने जैसा बना सकते हैं। संक्षेप में भाग 2 दोस्तों को कैसे जीतें और लोगों को प्रभावित करें का अध्याय 5 व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है कि आप जिन लोगों से मिलते हैं उनके साथ सकारात्मक संबंध कैसे बनाएं और उन्हें तुरंत अपने जैसा बनाएं। सही मायने में मुस्कुराकर, लोगों के नामों को याद रखना और उनका उपयोग करना, एक अच्छा श्रोता होना, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना, सामान्य आधार खोजना और सकारात्मक और उत्साहित रहना, आप एक सकारात्मक पहली छाप बना सकते हैं और दूसरों के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। भाग 2 डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के अध्याय 6 का शीर्षक है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंट। इस अध्याय में कार्नेगी एक मुस्कान की शक्ति पर चर्चा करते हैं और इसका उपयोग लोगों को तुरंत अपने जैसा बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। कार्नेगी ने ये कहते हुए अध्याय की शुरुआत की कि मुस्कान एक शक्तिशाली उपकरण है जो सबसे अमित्र व्यक्ति को भी निरस्त कर सकती है। वह इस बात पर जोर देता है कि मुस्कान दया की सार्वभौमिक भाषा है और यह सकारात्मक पहली छाप स्थापित करने में चमत्कार कर सकती है। इसके बाद कार्नेगी समझाते हैं कि मुस्कान में एक अनुकूल माहौल बनाने की क्षमता होती है और यह एक सकारात्मक बातचीत के लिए टोन सेट कर सकती है। उनका कहना है कि एक मुस्कान लोगों को अधिक सहज और खुला महसूस करा सकती है, जिससे बेहतर संचार और अधिक सफल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद कार्नेगी मुस्कान को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के कुछ टिप्स प्रदान करता है।
वह पाठकों को शीशे के सामने मुस्कुराने का अभ्यास करने, फोन का जवाब देने पर मुस्कुराने और लोगों का अभिवादन करने पर मुस्कुराने का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। वह ये भी सुझाव देते हैं कि लोगों को वास्तविक रूप से मुस्कुराना चाहिए और नकली या जबरन मुस्कुराने से बचना चाहिए। कार्नेगी ने यह भी नोट किया कि मुस्कान के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण और अन्य लोगों में वास्तविक रुचि होनी चाहिए। वह पाठकों को दूसरे व्यक्ति को अच्छा महसूस कराने पर ध्यान केंद्रित करने और उनके जीवन और अनुभवों में वास्तविक रुचि दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंत में कार्नेगी जोर देकर कहते हैं कि मुस्कान संक्रामक होती है और ये दूसरों को भी मुस्कुराने के लिए प्रेरित कर सकती है। वह पाठकों को सलाह देते हैं कि वे जहां भी जाएं सकारात्मक वातावरण बनाने और खुशियां फैलाने के लिए अपनी मुस्कान का उपयोग करें। कुल मिलाकर भाग 2 हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अध्याय 6 एक मुस्कान की शक्ति पर प्रकाश डालता है और इसका उपयोग लोगों को तुरंत अपने जैसा बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। एक वास्तविक और सकारात्मक दृष्टिकोण का अभ्यास करके और दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाकर पाठक सकारात्मक माहौल बनाने और अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए अपनी मुस्कान का उपयोग कर सकते हैं। भाग 3 अपने सोचने के तरीके से फ्रेंड्स कैसे जीतें। भाग 3 डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के अध्याय 1 का शीर्षक है आप एक तर्क नहीं जीत सकते। इस अध्याय में कार्नेगी बहस करने की निरर्थकता पर जोर देता है और सुझाव देता है कि कैसे बहस से बचा जाए और मुश्किल लोगों से कैसे निपटा जाए। कार्नेगी इस बात पर ध्यान देकर शुरू करते हैं कि बहस करने से शायद ही कुछ सकारात्मक हासिल होता है, क्योंकि यह लोगों को रक्षात्मक बना देता है और असंतोष और शत्रुता पैदा कर सकता है। वह बताते हैं कि ज़्यादातर लोग दूसरों की राय सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और मुख्य रूप से अपने हितों के बारे में चिंतित हैं। इसलिए किसी के मन को तर्क के माध्यम से बदलने की कोशिश करना आमतौर पर अप्रभावी और उल्टा होता है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कार्नेगी एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो अपनी पत्नी को एक नए शहर में जाने के लिए राजी करना चाहता था। अपने मामले का समर्थन करने के लिए कई तर्क और सबूत पेश करने के बावजूद पत्नी असंबद्ध रही और तर्क उनके रिश्ते में दरार पैदा करने की हद तक बढ़ गया। कार्नेगी का तर्क है कि इससे बचा जा सकता था अगर आदमी ने स्थिति को अलग तरीके से देखा होता और अपनी पत्नी के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करने के बजाय उसके दिमाग को बदलने की कोशिश की। तर्क वितर्क से बचने और मुश्किल लोगों से निपटने के लिए कार्नेगी कई सुझाव देता है। उनका सुझाव है कि खुद को सही साबित करने की कोशिश करने के बजाय दूसरे व्यक्ति की बातों को सुनना और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना बेहतर है। सहानुभूति दिखाने और उनकी भावनाओं को स्वीकार करने से संभावित रूप से अस्थिर स्थिति को फैलाना और तर्क को बढ़ने से रोकना संभव है। कार्नेगी यह भी सलाह देते हैं कि कठिन लोगों के साथ व्यवहार करते समय शांत रहना और भावुक होने से बचना महत्वपूर्ण है। रक्षात्मक या क्रोधित होना केवल स्थिति को बढ़ाएगा और इसे हल करना कठिन बना देगा। इसके बजाय यह महत्वपूर्ण है कि दिमाग को ठंडा रखा जाए और आम जमीन खोजने और समाधान की दिशा में काम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कार्नेगी की एक और टिप यह है कि दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा या तारीफ करने के लिए कुछ खोजने की कोशिश करें। ये तालमेल बनाने और अधिक सकारात्मक माहौल बनाने में मदद कर सकता है, जिससे संघर्षों को हल करना आसान हो सकता है। कुल मिलाकर इस अध्याय का संदेश यह है कि बहस करना अनुत्पादक है और शायद ही कभी सकारात्मक परिणाम देता है। इसके बजाय कठिन परिस्थितियों को सहानुभूति, एक शांत आचरण और आम जमीन खोजने और पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान की दिशा में काम करने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। इन सिद्धांतों का पालन करके मजबूत रिश्ते बनाना और अनावश्यक संघर्ष से बचना संभव है। भाग 3 डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का दूसरा अध्याय दुश्मन बनाने का एक निश्चित तरीका और इससे कैसे बचा जाए शीर्षक है। इस अध्याय में कार्नेगी दूसरों की आलोचना और निंदा से बचने के महत्व पर बल देता है। कार्नेगी इस बात की ओर इशारा करते हुए शुरू करते हैं कि मनुष्य की आलोचना होने पर खुद का बचाव करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। नतीजतन आलोचना अक्सर आक्रोश, रक्षात्मकता और यहाँ तक कि शत्रुता का कारण बन सकती है। उनका सुझाव है कि हमें लोगों की आलोचना करने के बजाय उनके दृष्टिकोण और प्रेरणाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद कार्नेगी परिस्थितियों के कई उदाहरण प्रदान करता है जहां लोग दूसरों की आलोचना करते हैं। उदाहरण के लिए वह इस बारे में बात करता है कि कैसे प्रबंधक अपने कर्मचारियों की गलतियां करने के लिए आलोचना कर सकते हैं और कैसे पति पत्नी एक दूसरे की गलतियों के लिए आलोचना कर सकते हैं। प्रत्येक मामले में कार्नेगी का तर्क है कि आलोचना अनुत्पादक है और इससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। दुश्मन बनाने से बचने के लिए कार्नेगी लोगों से निपटने के लिए कई रणनीतियां सुझाता है। सबसे पहले वह अनुशंसा करता है कि हम चीज़ों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। इसका मतलब है खुद को उनकी जगह रखकर उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करना। ऐसा करने से हम अक्सर आम जमीन पा सकते हैं और अनावश्यक संघर्ष से बच सकते हैं। दूसरा, कार्नेगी सुझाव देते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में कहने के लिए कुछ सकारात्मक खोजने की कोशिश करते हैं।
भले ही हम उनके कार्यों या निर्णयों से असहमत हों, फिर भी हम उनके अच्छे गुणों और उपलब्धियों को स्वीकार कर सकते हैं। इससे संबंध बनाने और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। तीसरा, कार्नेगी अनुशंसा करता है कि हम दूसरों के साथ बोलते समय लेकिन शब्द का उपयोग करने से बचें। ऐसा इसलिए है क्योंकि शब्द लेकिन इससे पहले आने वाली हर चीज को नकार देता है। इसके बजाय वह विचारों को जोड़ने और बातचीत को सकारात्मक रखने के लिए और शब्द का उपयोग करने का सुझाव देता है। अंत में कार्नेगी आलोचना और निंदा से पूरी तरह बचने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि हम दूसरों की आलोचना करने के बजाय अपने व्यवहार और कार्यों पर ध्यान दें। ऐसा करके हम एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं और दूसरों को भी अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कुल मिलाकर भाग 3 हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अध्याय 3 आलोचना और निंदा से बचने के महत्व का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को देखने, कहने के लिए कुछ सकारात्मक खोजने, लेकिन शब्द से बचने और अपने स्वयं के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने जैसी रणनीतियों का उपयोग करके हम सकारात्मक संबंध बना सकते हैं और दुश्मन बनाने से बच सकते हैं। भाग 3 डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के अध्याय 3 का शीर्षक है इफ यू आर रोंग एडमिट इट। यह अध्याय किसी की गलतियों को स्वीकार करने और उनकी जिम्मेदारी लेने के महत्व पर जोर देता है, बजाय इसके कि उन्हें सही ठहराने या नकारने की कोशिश की जाए। अध्याय की शुरुआत राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के एक उद्धरण से होती है, जिन्होंने कहा था, यदि कोई व्यक्ति 75% समय सही है तो वह एक अच्छा राजनेता है। यदि वह 50% समय सही है तो वह मुश्किल से सक्षम है, लेकिन यदि वह 25% सही है, उसे पागलखाने में होना चाहिए। इस उद्धरण का उद्देश्य सही होने और गलत होने पर स्वीकार करने के महत्व को उजागर करना है। कार्नेगी फिर सफल लोगों के कई उदाहरण प्रदान करता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सीखने के अवसरों के रूप में उपयोग करने में सक्षम थे। वह उन लोगों का उदाहरण भी देता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने में असमर्थ थे और उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ा। यह अध्याय अपनी गलतियों को स्वीकार न करने के नकारात्मक परिणामों पर भी चर्चा करता है, जिसमें रिश्तों को नुकसान पहुंचाना, विश्वसनीयता खोना और वृद्धि और विकास के अवसरों से चूकना शामिल है। फिर कार्नेगी गलतियों को प्रभावी ढंग से स्वीकार करने के लिए कई सुझाव प्रदान करता है, जिसमें ईमानदार होना, जिम्मेदारी लेना और भविष्य में उसी गलती को होने से रोकने के लिए समाधान या योजना की पेशकश करना शामिल है। कुल मिलाकर अध्याय मजबूत संबंध बनाने और सफलता प्राप्त करने में ईमानदारी, विनम्रता और आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर देता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनकी जिम्मेदारी लेने से हम सत्यनिष्ठा प्रदर्शित करते हैं और दूसरों का सम्मान और विश्वास अर्जित करते हैं। डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 3 अध्याय 4 का शीर्षक ए ड्रॉप ऑफ हनी है। इस अध्याय में कार्नेगी मित्रों को जीतने और लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रशंसा और सराहना के उपयोग के महत्व पर जोर देता है। कार्नेगी अपने स्वयं के जीवन से एक कहानी सुनाने से शुरू होता है। उन्हें एक बार इंजीनियरों के एक समूह के लिए एक रात्रिभोज कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। आयोजन से पहले उन्होंने सभी उपस्थित लोगों के नाम जानने और उनकी उपलब्धियों से खुद को परिचित कराने का प्रयास किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक इंजीनियर को चुना और उनके अभिनव कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा की। भाषण के बाद इंजीनियर ने कार्नेगी से संपर्क किया और उन्हें ये कहते हुए धन्यवाद दिया कि प्रशंसा ने उनका पूरा साल बना दिया। कार्नेगी बताते हैं कि हर कोई मान्यता और प्रशंसा चाहता है और यह कि थोड़ी सी प्रशंसा रिश्तों के निर्माण में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। वह स्तुति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के कई उदाहरण प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं समझदार बने। लोग आमतौर पर बता सकते हैं कि प्रशंसा कब झूठी है, इसलिए आपकी तारीफों में वास्तविक होना महत्वपूर्ण है। विशिष्ट रहो। केवल महान काम कहने के बजाय किसी के काम या उपलब्धि के बारे में आपको क्या पसंद आया, इसके बारे में विशिष्ट होने का प्रयास करें। सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करें। अपने सहकर्मियों या साथियों के सामने किसी की प्रशंसा करना विशेष रूप से शक्तिशाली हो सकता है। प्रयास की प्रशंसा करें, केवल परिणाम की नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी की परियोजना पूरी तरह से योजना के अनुसार नहीं हुई, तब भी आप उसके द्वारा किए गए प्रयास की प्रशंसा कर सकते हैं। लोगों की प्रशंसा करें कि वे कौन हैं, न कि केवल वे क्या करते हैं। किसी के व्यक्तिगत गुणों को स्वीकार करना उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि उनकी उपलब्धियों को पहचानना। कार्नेगी हेरफेर की युक्ति के रूप में प्रशंसा का उपयोग करने के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं। वह इस बात पर जोर देता है कि प्रशंसा हमेशा वास्तविक होनी चाहिए और संबंध बनाने के इरादे से दी जानी चाहिए, न कि केवल बदले में कुछ पाने के लिए। कुल मिलाकर शहद की एक बूंद हमारे आसपास के लोगों को पहचानने और उनकी सराहना करने के महत्व पर जोर देती है। प्रशंसा का प्रभावी ढंग से उपयोग करके हम न केवल मजबूत संबंध बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। भाग 3 डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल
के अध्याय 5 का शीर्षक द सीक्रेट ऑफ सुकरात है। इस अध्याय में कार्नेगी ने चर्चा की कि कैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात अपनी पूछताछ तकनीक से लोगों को जीतने में सक्षम थे, जिसे सुकराती पद्धति के रूप में जाना जाता है। कार्नेगी बताते हैं कि सुकराती पद्धति में किसी तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने या किसी विशेष विषय पर अपने स्वयं के विचारों को स्पष्ट करने में मदद करने के लिए प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछना शामिल है। सुकरात का मानना था कि लोग अक्सर विरोधाभासी मान्यताओं या विचारों को धारण करते हैं जिनके बारे में उन्होंने पूरी तरह से नहीं सोचा था, और उनसे पूछताछ करके वह इन विरोधाभासों को पहचानने और उन्हें हल करने में उनकी मदद कर सकते थे। कार्नेगी का तर्क है कि सुकराती पद्धति को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है, खासकर उन स्थितियों में जहां किसी को दूसरों को प्रभावित करने या राजी करने की जरूरत होती है। वह उन लोगों के कई उदाहरण प्रदान करता है जिन्होंने इस तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है जिसने अपने पति को एक नई कार खरीदने के लिए राजी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, और एक सेल्समैन जिसने इसका इस्तेमाल एक संदिग्ध ग्राहक को जीतने के लिए किया। कार्नेगी यह भी चेतावनी देते हैं कि सुकराती पद्धति का उपयोग सावधानीपूर्वक और अच्छे इरादों के साथ किया जाना चाहिए। वह दूसरों को हेरफेर करने या धोखा देने के लिए इसका इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी देता है, क्योंकि इससे किसी की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि विचारशील प्रश्न पूछकर और दूसरों को अपने स्वयं के विचारों और विश्वासों को स्पष्ट करने में मदद करके एक संबंध बना सकते हैं और सकारात्मक तरीके से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। सुकराती पद्धति संबंध बनाने और किसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका उपयोग दूसरों के लिए देखभाल और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 3 अध्याय 6 का शीर्षक शिकायतों को संभालने में सुरक्षा वाल्व है। इस अध्याय में कार्नेगी दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए शिकायतों को प्रभावी ढंग से निपटाने के महत्व पर जोर देता है। कार्नेगी किसी भी मानवीय अंतःक्रिया में शिकायतों की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए अध्याय की शुरुआत करता है। वह नोट करता है कि सर्वोत्तम उत्पादों, सेवाओं और संबंधों को भी समय समय पर शिकायतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वह ये भी बताते हैं कि जब सकारात्मक संबंध बनाए रखने की बात आती है तो जिस तरह से इन शिकायतों को संभाला जाता है वह दुनिया में सभी अंतर ला सकता है। लेखक फिर एक सुरक्षा वाल्व की अवधारणा का परिचय देता है, जिसे वह एक तंत्र के रूप में परिभाषित करता है जो दबाव को सुरक्षित रूप से जारी करने की अनुमति देता है। शिकायतों से निपटने के संदर्भ में एक सुरक्षा वाल्व तनाव और हताशा को फैलाने का एक तरीका है जो अक्सर शिकायतों के साथ होता है और एक उत्पादक समाधान की अनुमति देता है। सुरक्षा वाल्व दृष्टिकोण का उपयोग करके शिकायतों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए कार्नेगी कई रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। इन रणनीतियों में शामिल हैं सक्रिय रूप से सुनना। रक्षात्मक या खारिज करने के बजाय कार्नेगी शिकायतकर्ता की चिंताओं को सुनने और उनकी भावनाओं को मान्य करने के लिए समय निकालने की सलाह देते हैं। ये स्थिति को शांत करने और सहानुभूति और समझ की भावना पैदा करने में मदद कर सकता है। ईमानदारी से क्षमा मांगना, भले ही शिकायतकर्ता का मुद्दा सीधे तौर पर शिकायत प्राप्त करने वाले व्यक्ति या संगठन की गलती न हो। कार्नेगी की सलाह है कि असुविधा या हताशा के लिए माफी मांगें। ये शिकायतकर्ता की भावनाओं को मान्य करने और सद्भावना की भावना पैदा करने में मदद कर सकता है। समाधान पेश करना, केवल शिकायत को स्वीकार करने और आगे बढ़ने के बजाय कार्नेगी समस्या को हल करने के लिए ठोस समाधान या विकल्प पेश करने की सलाह देते हैं। इससे ये दिखाने में मदद मिल सकती है कि शिकायत प्राप्त करने वाला व्यक्ति या संगठन समाधान खोजने में लगा हुआ है और शिकायतकर्ता की जरूरतों का ध्यान रखता है। अनुवर्ती कार्रवाई। अंत में कार्नेगी किसी भी शिकायत का पालन करने के महत्व पर जोर देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समस्या पूरी तरह से हल हो गई है और शिकायतकर्ता संतुष्ट है। यह विश्वास की भावना पैदा करने में मदद कर सकता है और प्रदर्शित करता है कि शिकायत प्राप्त करने वाला व्यक्ति या संगठन सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर इस अध्याय का संदेश यह है कि सकारात्मक संबंध बनाए रखने और दूसरों के साथ विश्वास बनाने के लिए शिकायतों को प्रभावी ढंग से संभालना आवश्यक है। सुरक्षा वाल्व दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यक्ति और संगठन तनाव और हताशा को कम कर सकते हैं, शिकायतकर्ता की भावनाओं को मान्य कर सकते हैं और एक उत्पादक संकल्प की दिशा में काम कर सकते हैं जिससे इसमें शामिल सभी लोगों को लाभ हो। भाग 3 में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अध्याय 7 लेखक डेल कार्नेगी दूसरों से सहयोग प्राप्त करने के महत्व पर चर्चा करते हैं। कार्नेगी का मानना है कि लोगों को आपके साथ सहयोग करने की क्षमता एक सबसे महत्वपूर्ण कौशल है जो एक व्यक्ति के पास हो सकता है, और वह इसे प्राप्त करने के लिए कई तकनीकें प्रदान करता है। कार्नेगी ने यह कहते हुए अध्याय की शुरुआत की कि लोगों को आपके साथ सहयोग करने के लिए आपको पहले उनके दृष्टिकोण को समझना होगा। उनका सुझाव है कि किसी को मनाने की कोशिश करने से पहले आपको उनके नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। यह आपको उनकी प्रेरणाओं और चिंताओं को समझने में मदद कर सकता है और उसके अनुसार अपना दृष्टिकोण तैयार कर सकता है। इसके बाद कार्नेगी दूसरों के साथ व्यवहार करते समय ईमानदार और वास्तविक होने के महत्व पर जोर देते हैं।
उनका तर्क है कि जब कोई ईमानदार होता है तो लोग समझ सकते हैं और यह सहयोग के किसी भी प्रयास को कमजोर कर सकता है। इसके बजाय वह सुझाव देता है कि आपको दूसरों के साथ अपने व्यवहार में ईमानदार और स्पष्ट होना चाहिए और हमेशा उनके सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए। कार्नेगी दूसरों के प्रति प्रशंसा और आभार दिखाने के महत्व पर भी जोर देते हैं। उनका तर्क है कि अगर लोग मूल्यवान और सराहना महसूस करते हैं तो लोग आपके साथ सहयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं। उनका सुझाव है कि आपको हमेशा लोगों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहिए और उनके प्रयासों और उपलब्धियों को स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा कार्नेगी सुझाव देते हैं कि आपको अपने अनुरोधों को यथासंभव स्पष्ट और विशिष्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। उनका तर्क है कि अस्पष्ट या अस्पष्ट अनुरोधों का पालन करना अधिक कठिन होता है और भ्रम और हताशा पैदा कर सकता है। इसके बजाय वह सुझाव देता है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में विशिष्ट होना चाहिए और इसे प्राप्त करने के तरीके पर स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। अंत में कार्नेगी दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाने के महत्व पर बल देता है। उनका तर्क है कि लोग उन लोगों के साथ सहयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और मजबूत संबंध बनाने से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। उनका सुझाव है कि आपको व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को जानने के लिए समय निकालना चाहिए और उनके जीवन और रुचियों में वास्तविक रुचि दिखानी चाहिए। कुल मिलाकर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का भाग 3 अध्याय 7 दूसरों से सहयोग प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक तकनीकों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। लोगों के दृष्टिकोण को समझकर, ईमानदार और वास्तविक बनकर, प्रशंसा दिखाकर, स्पष्ट अनुरोध करके और मजबूत संबंध बनाकर आप दूसरों को अपने साथ सहयोग करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 3 अध्याय 8 का शीर्षक द फॉर्मूला दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू है। इस अध्याय में कार्नेगी कठिन परिस्थितियों या लोगों को संभालने के लिए एक सरल सूत्र पेश करते हैं, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह संबंधों को सुधारने और संघर्षों को हल करने में अद्भुत काम कर सकता है। सूत्र में 3 चरण होते हैं। सबसे पहले सामने वाले की बातों को सुनें और उनके नजरिए को समझने की कोशिश करें। कार्नेगी सक्रिय रूप से सुनने और बीच में या बहस करने की इच्छा से बचने के महत्व पर जोर देता है। दूसरा, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को स्वीकार करें। कार्नेगी, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं, जैसे वाक्यांशों का उपयोग करने का सुझाव देते हैं, या मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन क्या आपने विचार किया है। तीसरा, बिना विरोध के अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करें। कार्नेगी, आप कथनों के बजाय मैं कथनों का उपयोग करने की सलाह देते हैं, जो आरोप लगाने वाले या टकराव के रूप में सामने आ सकते हैं। कार्नेगी का तर्क है कि इस सूत्र का उपयोग छोटी मोटी असहमतियों से लेकर बड़े संघर्षों तक कई तरह की स्थितियों में किया जा सकता है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि सूत्र, चाल या लोगों को हेरफेर करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि संचार और संघर्ष समाधान के लिए एक वास्तविक दृष्टिकोण है। पूरे अध्याय में कार्नेगी इस बात का उदाहरण देता है कि विभिन्न स्थितियों में सूत्र को कैसे लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वह एक व्यवसाय के स्वामी का वर्णन करता है जिसने एक असंतुष्ट ग्राहक के साथ संघर्ष को हल करने के लिए सूत्र का उपयोग किया, और एक पति जिसने अपनी पत्नी के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए सूत्र का उपयोग किया। कुल मिलाकर अध्याय सकारात्मक संबंधों के निर्माण और संघर्षों को हल करने में सहानुभूति, सक्रिय श्रवण और प्रभावी संचार के महत्व पर जोर देता है। कार्नेगी द्वारा उल्लिखित सूत्र का उपयोग करके व्यक्ति अपने संचार कौशल में सुधार कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 3 अध्याय 9 का शीर्षक व्हाट एवरीबॉडी वांट्स है। इस अध्याय में कार्नेगी उन मौलिक इच्छाओं की पड़ताल करता है जो मानव व्यवहार को प्रेरित करती हैं और हम इस ज्ञान का उपयोग दूसरों को बेहतर ढंग से समझने और प्रभावित करने के लिए कैसे कर सकते हैं। कार्नेगी यह कहते हुए शुरू करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में महत्व, मान्यता और महत्व की गहरी इच्छा होती है। उनका तर्क है कि यह इच्छा मानव व्यवहार के प्राथमिक चालकों में से एक है, क्योंकि लोग लगातार दूसरों द्वारा मूल्यवान और सराहना महसूस करने का प्रयास करते हैं। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कार्नेगी चार्ल्स श्वाब नाम के एक व्यक्ति के बारे में एक किस्सा साझा करते हैं, जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संघर्षरत स्टील कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। श्वाब ने जल्दी ही महसूस किया कि कंपनी को बदलने की कुंजी अपने कर्मचारियों को प्रेरित करना था। इसलिए उन्होंने प्रशंसा और मान्यता का एक अभियान शुरू किया, जिससे वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता को स्वीकार करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी की उत्पादकता आसमान छू गई और श्वाब अपने समय के सबसे सफल अधिकारियों में से एक बन गए। कार्नेगी अन्य इच्छाओं पर चर्चा करता है जो मानव व्यवहार को प्रेरित करती हैं, जिसमें सफलता की इच्छा, स्वास्थ्य और कल्याण की इच्छा और खुशी की इच्छा शामिल है। उनका तर्क है कि इन इच्छाओं को समझकर और उन्हें दूसरों में अपील करके हम उनके व्यवहार को अधिक प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकते हैं और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं।
इस अध्याय से एक महत्वपूर्ण सीख दूसरों को प्रशंसा और मान्यता दिखाने का महत्व है। लोगों की उपलब्धियों को स्वीकार करके और उन्हें मूल्यवान महसूस कराकर हम उन्हें सफलता के लिए प्रयास करते रहने और अपने लक्ष्यों में योगदान देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कार्नेगी दूसरों की खामियों या कमियों के बजाय उनके सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने के महत्व पर भी जोर देते हैं, क्योंकि इससे हमें मजबूत और अधिक सकारात्मक संबंध बनाने में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर व्हाट एवरीबॉडी वांट्स एक ऐसा अध्याय है जो मानव व्यवहार को संचालित करने वाली मूलभूत इच्छाओं को उजागर करता है और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने और प्रभावित करने के लिए इस ज्ञान का उपयोग करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके जिनकी लोग वास्तव में परवाह करते हैं और उन्हें मूल्यवान और सराहना महसूस कराते हैं, हम मजबूत संबंध बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक अधिक सकारात्मक और उत्पादक दुनिया बना सकते हैं। डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 3 अध्याय 10 का शीर्षक एन अपील दैट एवरीबॉडी लाइक्स है। इस अध्याय में कार्नेगी महत्व और प्रशंसा के लिए लोगों की इच्छा को अपील करने के महत्व पर चर्चा करता है। कार्नेगी यह कहते हुए शुरू होता है कि सभी लोगों में महत्वपूर्ण और सराहना महसूस करने की इच्छा होती है। उनका दावा है कि यह इच्छा मानव व्यवहार में सबसे मजबूत प्रेरक कारकों में से एक है। इसके बाद वह उदाहरण देते हैं कि कैसे महत्व और प्रशंसा की इस इच्छा का उपयोग दूसरों को प्रभावित करने और मनाने के लिए किया जा सकता है। कार्नेगी द्वारा प्रदान किए जाने वाले उदाहरणों में से एक सेल्समैन का है जो एक संभावित ग्राहक को अपने उत्पाद पर स्विच करने के लिए राजी करना चाहता था। अपने उत्पाद की सुविधाओं और लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सेल्समैन ने उद्योग में ग्राहक की विशेषज्ञता और ज्ञान को स्वीकार करके ग्राहक की इच्छा को महत्व देने की अपील की। सेल्समैन ने कहा, मुझे यकीन है कि इस क्षेत्र में आपके अनुभव वाले किसी व्यक्ति ने शायद बाजार के हर उत्पाद को आजमाया होगा। मुझे अपने उत्पाद पर आपके विचार सुनने में बहुत दिलचस्पी होगी। कार्नेगी इस बात का भी उदाहरण देते हैं कि व्यक्तिगत संबंधों में इस अपील का उपयोग कैसे किया जा सकता है। वह एक ऐसी महिला की कहानी बताता है जो अपने पति पर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण परेशान थी। अपने पति की शिकायत करने और उसकी आलोचना करने के बजाय उसने ये बताकर प्रशंसा की, उसकी इच्छा की अपील की कि उसने अतीत में उसके लिए की गई चीज़ों की कितनी सराहना की। इससे उसके पति को महत्वपूर्ण और सराहना महसूस हुई और परिणामस्वरूप उसने उस पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। कार्नेगी जोर देकर कहते हैं कि यह अपील ईमानदार और वास्तविक होनी चाहिए, न कि केवल हेरफेर की रणनीति। उनका सुझाव है कि लोगों को दूसरों की सराहना करने और उनके महत्व को स्वीकार करने का वास्तविक प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से वे न केवल अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में अधिक सफल होंगे, बल्कि वे स्वयं भी बेहतर व्यक्ति बनेंगे। अंत में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का भाग 3 अध्याय 10 सिखाता है कि महत्व और प्रशंसा के लिए लोगों की इच्छा को आकर्षित करना दूसरों को प्रभावित करने और मनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। दूसरों के महत्व को स्वीकार करके और उनके योगदान के लिए सच्ची सराहना दिखाकर हम मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और खुद बेहतर इंसान बन सकते हैं। भाग 3 डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के अध्याय 11 का शीर्षक है द मूवीज डू इट, टीवी डू इट, व्हाई डोंट यू डू इट। इस अध्याय में कार्नेगी संचार और अनुनय में दृश्यों के उपयोग के महत्व पर जोर देता है। कार्नेगी इस अध्याय की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां फिल्में और टेलीविजन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। उनका तर्क है कि ये माध्यम इतने लोकप्रिय हैं क्योंकि वे हमें एक दृश्य अनुभव प्रदान करते हैं जो हमारी भावनाओं और इंद्रियों को जोड़ता है। इसके बाद उन्होंने सुझाव दिया कि हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने दैनिक जीवन में दृश्य संचार के इसी सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। कार्नेगी एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो जमीन का एक बड़ा टुकड़ा बेचने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने पाया कि संभावित खरीदारों की दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस पर इमारतों के साथ जमीन कैसी दिखेगी। इस पर काबू पाने के लिए उन्होंने एक कलाकार को एक पेंटिंग बनाने के लिए काम पर रखा कि उस पर इमारतों के साथ जमीन कैसी दिखेगी। इस पेंटिंग ने संभावित खरीदारों को जमीन की एक नए तरीके से कल्पना करने में मदद की और आखिरकार एक सफल बिक्री हुई। इसके बाद कार्नेगी अन्य उदाहरण प्रदान करते हैं कि विभिन्न स्थितियों में दृश्यों का उपयोग कैसे किया जा सकता है, जैसे कि विज्ञापन या प्रस्तुतियों में। वह नोट करता है कि लोग अक्सर उस जानकारी को याद रखने की अधिक संभावना रखते हैं जो अकेले पाठ के बजाय दृश्य रूप से प्रस्तुत की जाती है। अंत में कार्नेगी दूसरों को प्रभावित करने के लिए दृश्यों का उपयोग करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव देते हैं। वह एक बिंदु को चित्रित करने के लिए प्रॉप्स या प्रदर्शनों का उपयोग करने, प्रस्तुति को अधिक आकर्षक बनाने के लिए तस्वीरों या वीडियो का उपयोग करने और जटिल डेटा को सरल बनाने के लिए चार्ट या ग्राफ का उपयोग करने का सुझाव देता है। कुल मिलाकर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का भाग 3 अध्याय 11 संचार और अनुनय में दृश्यों के उपयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है। कार्नेगी का तर्क है कि दृश्य हमें लोगों की भावनाओं और इंद्रियों को जोड़ने में मदद कर सकते हैं, जानकारी को अधिक यादगार बना सकते हैं और जटिल डेटा को सरल बना सकते हैं। इन तकनीकों का उपयोग करके हम अधिक प्रभावी संचारक बन सकते हैं और अपने लक्ष्यों को अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं।
भाग 4 एक नेता बने बिना किसी को नाराज किए या नाराजगी जताए लोगों को कैसे बदलें। डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 4 के अध्याय 1 का शीर्षक है इफ यू मस्ट फाइंड फॉल्ट दिस इज द वे टू बिगिन। इस अध्याय में कार्नेगी रचनात्मक तरीके से दूसरों की आलोचना करने के महत्व पर जोर देते हैं और पाठकों को प्रभावी ढंग से ऐसा करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। अध्याय की शुरुआत चार्ल्स श्वाब नाम के एक व्यक्ति की कहानी से होती है जो कभी बेथलहम स्टील कंपनी का अध्यक्ष था। एक दिन श्वाब को एक कर्मचारी का पत्र मिला जो अपनी नौकरी से नाखुश था और नौकरी छोड़ना चाहता था। क्रोधित या रक्षात्मक होने के बजाय श्वाब ने कर्मचारी की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए एक पत्र वापस लिखा और उसे व्यक्तिगत रूप से उससे बात करने के लिए आमंत्रित किया। कर्मचारी कंपनी के साथ रहने लगा और एक मूल्यवान संपत्ति बन गया। इसके बाद कार्नेगी समझाते हैं कि दूसरों की आलोचना करना अक्सर आवश्यक होता है, लेकिन यह इस तरह से किया जा सकता है जो हानिकारक के बजाय मददगार हो। उनका तर्क है कि ज्यादातर लोग कठोर आलोचना का अच्छी तरह से जवाब नहीं देते हैं और यह बेहतर है कि व्यक्ति या स्थिति के बारे में कहने के लिए कुछ सकारात्मक खोजें। वह पाठकों को प्रतिक्रिया देते समय लेकिन के बजाय और शब्द का उपयोग करने की सलाह देते हैं ताकि अधिक सहयोगी और खुला वातावरण बनाया जा सके। कार्नेगी रचनात्मक आलोचना का उपयोग करने के कई उदाहरण प्रदान करता है, जैसे जॉन, मुझे पता है कि तुम एक कठिन कार्यकर्ता हो और तुम हमेशा बहुत प्रयास करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम और भी अधिक प्रभावी हो सकते हो यदि तुम एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हो। सारा, आपने प्रेजेंटेशन पर बहुत अच्छा काम किया है और मुझे लगता है कि यह और भी बेहतर होता अगर आपने अपने निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए और डेटा शामिल किया होता। बॉब, मैं आपके उत्साह और बोलने की आपकी इच्छा की सराहना करता हूं और मुझे लगता है कि यह और भी प्रभावी होगा यदि आप अपने विचार साझा करने से पहले अन्य लोगों के विचारों को सुनने के लिए समय निकालें। कुल मिलाकर इस अध्याय का संदेश यह है कि अगर सही तरीके से किया जाए तो दूसरों की आलोचना करना एक सकारात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया हो सकती है। प्रशंसा के साथ शुरुआत करके और स्वयं व्यक्ति पर हमला करने के बजाय विशिष्ट व्यवहारों या कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके पाठक प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो सहायक और उत्पादक है। डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 4 के अध्याय 2 का शीर्षक हाउ टू क्रिटिकाइज एंड नॉट बी हेट फॉर इट है। यह अध्याय पाठकों को ये सिखाने पर केंद्रित है कि दूसरों की आलोचना कैसे करें जो रचनात्मक हो और जिस व्यक्ति की आलोचना की जा रही है उसके साथ संबंध को नुकसान न पहुंचाए। कार्नेगी ने इस बात पर बल देते हुए अध्याय की शुरुआत की कि आलोचना आवश्यक और सहायक भी हो सकती है, लेकिन केवल तभी जब इसे इस तरह से किया जाए जो हानिकारक या आक्रामक न हो। वह बताते हैं कि आलोचना प्राप्त होने पर बहुत से लोग रक्षात्मक होते हैं और अगर उन्हें लगता है कि उन पर हमला किया जा रहा है तो वे शत्रुतापूर्ण या नाराज भी हो सकते हैं। इससे बचने के लिए कार्नेगी किसी की आलोचना करते समय निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। प्रशंसा या ईमानदारी से प्रशंसा के साथ शुरू करें। कार्नेगी सलाह देते हैं कि व्यक्ति या उनके काम के बारे में कुछ सकारात्मक पर प्रकाश डालते हुए बातचीत शुरू करें। यह आलोचना के लिए अधिक सकारात्मक और ग्रहणशील वातावरण बनाने में मदद कर सकता है। विशिष्ट बने। सामान्य आलोचना करने के बजाय कार्नेगी सलाह देते हैं कि आप किसकी आलोचना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में विशिष्ट रहें। इससे व्यक्ति को यह समझने में मदद मिल सकती है कि उन्हें क्या सुधार करने की आवश्यकता है और इसे कैसे करना है। कथनों का उपयोग करें। कथनों जैसे मुझे ऐसा लगता है का उपयोग करके कार्नेगी सुझाव देते हैं कि आप अभियोगात्मक या टकरावपूर्ण लगने से बच सकते हैं। ये रक्षात्मक बने बिना व्यक्ति को आपकी आलोचना सुनने की अधिक संभावना बना सकता है। सार्वजनिक रूप से आलोचना न करें। कार्नेगी लोगों की दूसरों के सामने आलोचना करने के बजाय निजी तौर पर आलोचना करने के महत्व पर जोर देते हैं। ये व्यक्ति को शर्मिंदा होने और रिश्ते को खराब होने से बचाने में मदद कर सकता है। सुधार के लिए विशिष्ट सुझाव दें। यह इंगित करने के अलावा कि व्यक्ति क्या गलत कर रहा है, कार्नेगी सलाह देते हैं कि वे कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके लिए विशिष्ट सुझाव दें। ये व्यक्ति को बदलने के लिए और अधिक प्रेरित महसूस करने में मदद कर सकता है और आलोचना को और अधिक रचनात्मक बना सकता है। कुल मिलाकर इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आलोचना मददगार हो सकती है, लेकिन इसे इस तरह से किया जाना चाहिए जो रचनात्मक और सम्मानपूर्ण हो। कार्नेगी द्वारा उल्लिखित तकनीकों का पालन करके पाठक दूसरों की आलोचना करना सीख सकते हैं जो हानिकारक या आक्रामक नहीं है और जो रिश्तों और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 4 के अध्याय 3 का शीर्षक है अपनी खुद की गलतियों के बारे में पहले बात करें। इस अध्याय में कार्नेगी दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करने के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि इससे बेहतर संबंध बनाने और संघर्ष से बचने में मदद मिल सकती है। कार्नेगी उस समय के बारे में एक व्यक्तिगत कहानी साझा करके अध्याय शुरू करता है जब वह एक रेडियो कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा था और हवा में एक गलती की थी।
इसे ढकने की कोशिश करने या ऐसा नहीं होने का दिखावा करने के बजाय कार्नेगी ने खुले तौर पर अपनी गलती स्वीकार की और अपने श्रोताओं से माफी मांगी। अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने के इस सरल कार्य ने उन्हें अपने दर्शकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद की और उन्हें उनका सम्मान और वफादारी अर्जित की। कार्नेगी आगे बताते हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने से तनावपूर्ण स्थितियों को कम करने और संघर्षों को बढ़ने से रोकने में भी मदद मिल सकती है। पहला कदम उठाकर और गलती स्वीकार करके आप दूसरों को दिखाते हैं कि आप अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होने को तैयार हैं और रचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए खुले हैं। ये बदले में दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और अधिक सहयोगी और सम्मानजनक वातावरण बना सकता है। इसके अतिरिक्त अपनी गलतियों को स्वीकार करने से दूसरों के साथ विश्वास बनाने में भी मदद मिल सकती है। जब आप अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो आप दूसरों को दिखाते हैं कि आप इंसान हैं और आप सही नहीं हैं। इससे दूसरे लोग आपके सामने खुलने और अपनी गलतियों और चिंताओं को साझा करने में अधिक सहज महसूस कर सकते हैं, जिससे रिश्ते गहरे और अधिक सार्थक हो सकते हैं। कार्नेगी इस सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देते हैं। वह अपनी खुद की गलतियों को स्वीकार करके बातचीत शुरू करने का सुझाव देता है, भले ही वे तुच्छ या महत्वहीन लगें। वह दोषारोपण के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करके और दूसरों से प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए खुले रहकर आलोचना के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की भी सिफारिश करता है। कुल मिलाकर इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है। पहले अपनी स्वयं की गलतियों को स्वीकार करके आप बेहतर संबंध बना सकते हैं, तनावपूर्ण स्थितियों को दूर कर सकते हैं और एक अधिक सहयोगी और सम्मानपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेकर और रचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए खुले रहकर आप दूसरों का सम्मान और विश्वास अर्जित कर सकते हैं और एक अधिक प्रभावी संचारक और नेता बन सकते हैं। डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 4 के अध्याय 4 का शीर्षक है नो वन लाइक टू टेक ऑर्डर्स। इस अध्याय में कार्नेगी प्रत्यक्ष आदेशों या आदेशों से बचने के महत्व पर चर्चा करता है और इसके बजाय लोगों को वह करने के लिए एक अधिक कूटनीतिक दृष्टिकोण का उपयोग करता है जो आप चाहते हैं। कार्नेगी ने एक कहानी साझा करते हुए अध्याय की शुरुआत की कि कैसे एक स्टील मिल में एक प्रबंधक ने उनके साथ संवाद करने के तरीके को बदलकर एक अत्यधिक उत्पादक टीम में अपमानजनक श्रमिकों के एक समूह को बदल दिया। सीधे आदेश देने और अनुपालन की मांग करने के बजाय उन्होंने अधिक व्यवहार कुशल दृष्टिकोण का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसमें उनके कर्मचारियों को सुनना और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना शामिल था। ऐसा करके वह उनका विश्वास और सहयोग प्राप्त करने में सक्षम था। कार्नेगी का तर्क है कि आमतौर पर लोगों को ये पसंद नहीं है कि उन्हें बताया जाए कि क्या करना है और यह कि आदेश देने से अक्सर प्रतिरोध और विद्रोह हो सकता है। इसके बजाय वह सुझावों और अनुरोधों का उपयोग करने और उन्हें इस तरह से तैयार करने का सुझाव देता है जिससे दूसरे व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि उनके पास एक विकल्प है। ऐसा करने से आप दबंग या धक्का मुक्की किए बिना उनके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। कार्नेगी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण और जरूरतों को स्वीकार करने के महत्व पर भी जोर देता है। वह सुझाव देते हैं कि खुद को उनकी जगह रखकर देखें और उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनकी विशिष्ट स्थिति और जरूरतों के लिए अपना दृष्टिकोण तैयार कर सकते हैं और आपके विचारों के प्रति ग्रहणशील होने की संभावना बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि प्रभावी संचार में केवल आदेश देने और अनुपालन की अपेक्षा करने से कहीं अधिक शामिल है। इसके बजाय इसके लिए सहानुभूति, सम्मान और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को सुनने और समझने की इच्छा की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप मजबूत संबंध बना सकते हैं, दूसरों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 4 के अध्याय 5 का शीर्षक लेट द अदर पर्सन सेव फेस है। इस अध्याय में कार्नेगी सामाजिक संबंधों में दूसरों को अपनी इज्जत बचाने की अनुमति देने के महत्व पर चर्चा करते हैं और उन स्थितियों को कैसे संभालना है जहां किसी ने गलती या त्रुटि की हो। कार्नेगी बताते हैं कि लोग अक्सर अपनी स्वयं की छवि के प्रति संवेदनशील होते हैं और अगर वे कोई गलती करते हैं या दूसरों के सामने उनकी आलोचना की जाती है तो वे शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। इससे रक्षात्मकता या नाराजगी की भावना पैदा हो सकती है और अंततः रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कार्नेगी का तर्क है कि दूसरों की भावनाओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है और उन्हें उन स्थितियों में चेहरा बचाने की अनुमति दे जहां वे कमजोर हो सकते हैं। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कार्नेगी अपने स्वयं के अनुभवों और दूसरों के उपाख्यानों से कई उदाहरण प्रदान करता है। वह उन स्थितियों का वर्णन करता है जहां व्यक्ति प्रत्यक्ष आलोचना से बचकर संभावित अस्थिर स्थितियों को दूर करने में सक्षम थे और इसके बजाय एक समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जिससे सभी को चेहरा बचाने की अनुमति मिल सके। वह सामाजिक संबंधों में सहानुभूति और समझ के महत्व के साथ साथ क्षतिग्रस्त रिश्तों की मरम्मत में मदद करने के लिए ईमानदारी से माफी और प्रशंसा की शक्ति पर भी चर्चा करता है। कार्नेगी दूसरों को विभिन्न स्थितियों में चेहरा बचाने की अनुमति देने के लिए कई रणनीतियों की पेशकश करता है। एक तरीका यह है कि रचनात्मक आलोचना दूसरों के सामने करने के बजाय निजी तौर पर की जाए।
ये व्यक्ति को शर्मिंदा या रक्षात्मक महसूस किए बिना समस्या का समाधान करने की अनुमति देता है। कार्नेगी भी दोषारोपण या आरोप से बचने का सुझाव देते हैं और इसके बजाय एक समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हर किसी को चेहरा बचाने की अनुमति देता है। एक और रणनीति प्रयासों के लिए प्रशंसा और मान्यता प्रदान करना है, भले ही वे पूरी तरह सफल न हों। ये सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करने में मदद करता है और लोगों को असफलता का सामना करने के बजाय प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। कार्नेगी आलोचना से पूरी तरह से बचने के महत्व पर जोर देते हैं जब यह आवश्यक नहीं है और इसके बजाय सकारात्मक समाधान और सुधार के तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुल मिलाकर इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सकारात्मक संबंध बनाने और संघर्ष से बचने के लिए दूसरों को अपनी इज्जत बचाने की अनुमति देना आवश्यक है। दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए और आलोचना और दोषारोपण से बचकर व्यक्ति विश्वास और सम्मान की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं और अंततः अपने सामाजिक संबंधों में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के अध्याय 6 का शीर्षक है हाउ टू स्पर पीपल ऑन सक्सेस। इस अध्याय में कार्नेगी दूसरों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा के महत्व पर चर्चा करते हैं। कार्नेगी ने ये कहते हुए अध्याय की शुरुआत की कि लोग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होते हैं और यह एक नेता या प्रभावित करने वाले का काम है कि वह उन इच्छाओं पर टैप करे और उन्हें प्रेरणा देने के लिए उपयोग करे। वे स्पष्ट करते हैं कि जब लोग आलोचना या हतोत्साहित होने के बजाय प्रोत्साहित और समर्थित महसूस करते हैं तो कार्रवाई करने और सफल होने की अधिक संभावना होती है। प्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतों में से एक जिस पर कार्नेगी जोर देते हैं लोगों को अपने काम पर स्वामित्व और नियंत्रण की भावना देने का महत्व है। वह मनोवैज्ञानिक हैरी एफ हॉलो द्वारा किए गए एक अध्ययन का हवाला देते हैं जिसमें पाया गया कि जिन बंदरों को अपने स्वयं के कार्यों को चुनने और अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता दी गई थी वे उन लोगों की तुलना में अधिक प्रेरित और उत्पादक थे जिन्हें विशिष्ट कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था। कार्नेगी स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने और रास्ते में प्रतिक्रिया प्रदान करने के महत्व पर भी बल देता है। वह नोट करता है कि जब लोग इस बात की स्पष्ट समझ रखते हैं कि वे किस दिशा में काम कर रहे हैं और जब उन्हें अपनी प्रगति पर नियमित प्रतिक्रिया मिलती है तो लोगों के प्रेरित रहने की संभावना अधिक होती है। प्रेरणा का एक अन्य प्रमुख तत्व कार्नेगी के अनुसार सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की शक्ति है। उनका सुझाव है कि लोगों द्वारा पुरस्कृत किए जाने वाले व्यवहारों को दोहराने की संभावना अधिक होती है और यह कि नेताओं को अपनी टीम के सदस्यों के प्रयासों की प्रशंसा करने और उन्हें पहचानने का हर अवसर लेना चाहिए। अंत में कार्नेगी लोगों को सफलता की ओर प्रेरित करने के लिए कुछ व्यवहारिक सलाह प्रदान करता है, जैसे संसाधन और सहायता प्रदान करना, उपलब्धियों को पहचानना और उनका जश्न मनाना और उदाहरण प्रस्तुत करना। वह इस बात पर जोर देता है कि नेतृत्व लोगों को अनुसरण करने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें अपने दम पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। कुल मिलाकर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अध्याय 6 प्रेरणा और प्रोत्साहन के सिद्धांतों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और दूसरों को सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक रणनीति प्रदान करता है। लोगों की इच्छाओं का दोहन करके, समर्थन और प्रतिक्रिया प्रदान करके और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की पेशकश करके नेता प्रेरणा और उपलब्धि की संस्कृति बना सकते हैं जो इसमें शामिल सभी लोगों को लाभ पहुंचाती है। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 4 के अध्याय 7 का शीर्षक गिव ए डॉग ए गुड नेम है। इस अध्याय में कार्नेगी लोगों के व्यवहार को सुधारने और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए लोगों को एक अच्छी प्रतिष्ठा या एक सकारात्मक छवि देने के महत्व पर चर्चा करते हैं। कार्नेगी ने एक कहानी का वर्णन करते हुए अध्याय की शुरुआत की कि कैसे वह एक बार चार्ल्स श्वाब नाम के एक व्यक्ति से मिले जो बेथलहम स्टील कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे। श्वाब ने कार्नेगी को बताया कि उनकी सफलता का रहस्य उनके कर्मचारियों की प्रशंसा करने और उनकी सराहना करने और उन्हें मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस कराने की उनकी क्षमता थी। इसके बाद कार्नेगी इस दृष्टिकोण के पीछे के मनोविज्ञान की व्याख्या करते हैं। उनका तर्क है कि सभी मनुष्यों में महत्वपूर्ण और मूल्यवान महसूस करने की गहरी इच्छा होती है और यह कि वे दूसरों से प्रशंसा और मान्यता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करेंगे। इसलिए लोगों को जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा देकर हम उन्हें उस प्रतिष्ठा के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कार्नेगी इस दृष्टिकोण को व्यवहार में कैसे लागू किया जा सकता है इसके कई उदाहरण प्रदान करता है। उनका सुझाव है कि माता पिता अपने बच्चों को सकारात्मक लेबल दे सकते हैं जैसे सहायक या दयालु और जब वे इन गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनकी प्रशंसा करें। ये बच्चे के सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करने में मदद कर सकता है और उन्हें समान तरीके से व्यवहार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसी तरह नियोक्ता अपने कर्मचारियों को विश्वसनीय या मेहनती जैसे सकारात्मक लेबल दे सकते हैं और जब वे इन गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनकी प्रशंसा करते हैं। ये कर्मचारी के आत्मसम्मान को सुधारने में मदद कर सकता है और उन्हें कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। प्रशंसा और सकारात्मक लेबल देते समय कार्नेगी ईमानदार और वास्तविक होने के महत्व पर भी जोर देता है।
वह चापलूसी के खिलाफ चेतावनी देता है जो कपटी के रूप में सामने आ सकती है और वास्तव में रिश्तों को मजबूत करने के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। अंत में गिव ए डॉग ए गुड नेम, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यह सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की शक्ति और लोगों को जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा देने के महत्व पर प्रकाश डालता है। दूसरों की प्रशंसा और सराहना करके और उन्हें मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करने में मदद करके हम उन्हें इस तरह से व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो उनकी सकारात्मक प्रतिष्ठा के अनुरूप हो। डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 4 के अध्याय 8 का शीर्षक है मेक द फॉल्ट सीम ईजी टू करेक्ट। इस अध्याय में कार्नेगी बताते हैं कि जब लोग गलतियां करते हैं तो वे अक्सर शर्मिंदगी या रक्षात्मक महसूस करते हैं, जिससे उनके लिए अपनी गलती को स्वीकार करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि सही तरीके से स्थिति का सामना करके आप व्यक्ति को उनकी गलती पहचानने में मदद कर सकते हैं और बिना शर्मिंदगी या रक्षात्मक महसूस किए इसे ठीक करने के लिए कदम उठा सकते हैं। कार्नेगी सुझाव देते हैं कि गलती को ठीक करना आसान लगने के लिए कई रणनीतियां हैं। प्रशंसा से शुरू करें। कार्नेगी सलाह देते हैं कि गलती के बारे में बातचीत की शुरुआत प्रशंसा या प्रशंसा से करें। ये सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करता है और त्रुटि पर चर्चा करने से पहले व्यक्ति को आराम से रखता है। परोक्ष रूप से गलती पर ध्यान आकर्षित करें। गलती को सीधे इंगित करने के बजाय कार्नेगी अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए आप उस व्यक्ति से उनकी राय पूछ सकते हैं कि किसी विशेष स्थिति को कैसे बेहतर ढंग से संभाला जा सकता था, या आप एक कहानी बता सकते हैं कि कैसे किसी और ने ऐसी ही गलती की और उन्होंने इसे कैसे ठीक किया। व्यक्ति को बाहर निकलने का रास्ता दें। कोई भी एक कोने में बंद महसूस करना पसंद नहीं करता है, इसलिए कार्नेगी व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने का एक आसान तरीका देने की सलाह देते हैं। इसमें सलाह या सहायता की पेशकश शामिल हो सकती है, या बस उस व्यक्ति को वह समय और स्थान देना चाहिए जिसकी उन्हें अपने दम पर समाधान के साथ आने की आवश्यकता हो। सुधार प्रक्रिया को दर्द रहित बनाएं। अंत में कार्नेगी गलती को सुधारने की प्रक्रिया को यथासंभव दर्द रहित बनाने का सुझाव देते हैं। इसमें व्यक्ति को समस्या को ठीक करने में मदद करने के लिए संसाधन या सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है, या समस्या के माध्यम से काम करते समय बस धैर्य और समझ रखना शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर इस अध्याय का लक्ष्य पाठकों को कठिन बातचीत करने में मदद करना है जो अनावश्यक संघर्ष या रक्षात्मकता पैदा किए बिना सकारात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। इन रणनीतियों का पालन करके पाठक दूसरों को उनकी गलतियों को पहचानने में मदद कर सकते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए आसान और स्वाभाविक तरीके से कदम उठा सकते हैं। डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के अध्याय 9 का शीर्षक है मेक पीपल ग्लैड टू डू व्हाट यू वांट। इस अध्याय में कार्नेगी दूसरों को स्वेच्छा से आपके साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करने के महत्व पर चर्चा करते हैं, बजाय इसके कि आप जो चाहते हैं वह करने के लिए जबरदस्ती या हेरफेर का उपयोग करें। अध्याय जॉन डी रॉकफेलर जूनियर के बारे में एक कहानी के साथ शुरू होता है जो हड़ताली कोयला खनिकों के साथ सहानुभूति दिखाने और उनकी स्थिति के प्रति समझ के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करने में सक्षम थे। बल या धमकियों का उपयोग करने के बजाय रॉकफेलर ने खनिकों की चिंताओं को दूर करने और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार करने के लिए काम किया। ऐसा करके वह उनका विश्वास और सहयोग जीतने में सफल रहे। इसके बाद कार्नेगी दूसरों को आपके साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए कई रणनीतियों पर चर्चा करता है। एक दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। अनुरोध करते समय या किसी से मदद मांगते समय एक दोस्ताना और सकारात्मक स्वर स्थापित करके शुरुआत करें। व्यक्ति के समय और प्रयास के लिए प्रशंसा दिखाएं और मांग या हकदार लगने से बचें। लाभों पर जोर दें। आपको क्या चाहिए या क्या चाहिए इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरे व्यक्ति के लिए अपने अनुरोध या प्रस्ताव के लाभों को उजागर करें। उन्हें दिखाएं कि वे आपकी मदद करने से कैसे लाभान्वित होंगे और उनके योगदान को कैसे महत्व दिया जाएगा और उनकी सराहना की जाएगी। दूसरे व्यक्ति को अधिक से अधिक बात करने दें। जब किसी को चीज़ों को अपने दृष्टिकोण से देखने के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं तो उनकी चिंताओं और दृष्टिकोणों को सुनना महत्वपूर्ण होता है। उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने दें और दिखाएं कि आप उनके इनपुट को महत्व देते हैं। दूसरे व्यक्ति को यह महसूस करने दें कि विचार उनका है। लोग उन विचारों का समर्थन करने और उनका स्वामित्व लेने की अधिक संभावना रखते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने योगदान दिया है। प्रस्ताव या विचार प्रस्तुत करते समय इसे इस तरह से फ्रेम करने का प्रयास करें जिससे दूसरे व्यक्ति को यह महसूस हो सके कि यह उनका विचार था। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। लोग मूल्यवान और सराहना महसूस करने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरों के साथ काम करते समय उन्हें दिखाएं कि आप उनके कौशल और क्षमताओं को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और उन्हें महसूस कराएं कि परियोजना या कार्य की सफलता के लिए उनका योगदान आवश्यक है। पूरे अध्याय में कार्नेगी दूसरों के साथ दया, सम्मान और समझ के साथ व्यवहार करने के महत्व पर जोर देता है। ऐसा करके आप एक सकारात्मक और उत्पादक कार्य संबंध बना सकते हैं जहां लोग एक समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम करने को तैयार हों।
आखिरकार लोगों को वह करने में खुशी देने की कुंजी जो आप चाहते हैं वह विश्वास, सम्मान और पारस्परिक लाभ के आधार पर मजबूत संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। संक्षेप में, एक नेता बनो। एक नेता के काम में अक्सर अपने लोगों के नजरिए को बदलना और शामिल होता है। व्यवहार, इसे पूरा करने के लिए कुछ सुझाव। सिद्धांत 1, प्रशंसा और सच्ची प्रशंसा से शुरुआत करें। सिद्धांत 2, परोक्ष रूप से लोगों की गलतियों पर ध्यान आकर्षित करें। सिद्धांत 3, दूसरे की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। सिद्धांत 4, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। सिद्धांत 5, दूसरे व्यक्ति को चेहरा बचाने दो। सिद्धांत 6, थोड़े से सुधार की प्रशंसा करें और हर सुधार की प्रशंसा करें। हार्दिक बनो, आपकी स्वीकृति में और आपकी स्तुति में उदार। सिद्धांत 7, दूसरे व्यक्ति को जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा दें। सिद्धांत 8, प्रोत्साहन का प्रयोग करें, गलती को सुधारना आसान बनाएं। सिद्धांत 9, आपके द्वारा सुझाई गई बात को करने के लिए दूसरे व्यक्ति को खुश करें। डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल देखने और सीखने के लिए धन्यवाद। याद रखें कि इस पुस्तक में उल्लिखित सिद्धांत आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। पुस्तक में उल्लिखित युक्तियों और रणनीतियों को लागू करके आप मजबूत संबंध बना सकते हैं, प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि सच्ची सफलता केवल धन या शक्ति जमा करना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ सार्थक संबंध बनाना है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको खुद को बेहतर बनाने और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित किया है। इस पुस्तक के सिद्धांतों को सीखते, बढ़ते और लागू करते रहें, और आप निश्चित रूप से अपने जीवन में परिणाम देखेंगे।